इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से किसी सब्सटेंस का अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले हम इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। इट इज ए डिवाइस by which an unknown resistance can be calculated. मतलब ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इस डिवाइस की हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, तो इसको रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं, रेजिस्टेंस ब्रिज। इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ब्रिज। मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये दिखने में कैसा होता है? तो इसमें जो है 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस जो एक स्क्वायर शेप में जुड़े होते हैं, कुछ इस तरह से। इन 4 रेजिस्टेंस में से 2 रेजिस्टेंस तो नोन होते हैं, मींस उनकी वैल्यू हमें पता होती है। बाकी के 2 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और जो चौथा रेजिस्टेंस होता है वो होता है अननोन रेजिस्टेंस। जो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं उनको P और Q से डिनोट कर सकते हैं, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको R से डिनोट करते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टेंस कब प्रोड्यूस होगा? जब इसमें करंट आएगा। तो करंट के लिए इसमें जो है एक करंट सोर्स मींस इलेक्ट्रिक सेल ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है, और इसके एक डायगोनल में बीच में लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा होता है? क्योंकि जब सेल से करंट आएगा तो हमें उसका पता चलना चाहिए, तो उसके लिए लगा होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें किसी डिवाइस में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है इसका की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एक गैल्वेनोमीटर है। जब करंट आएगा तो इसमें जो है ना डिफ्लेक्शन होने लगेगा। मतलब इसमें एक नीडल लगी होती है, जैसे इसमें करंट आता है तो वो नीडल जो है वाइब्रेट करने लगती है, लेफ्ट राइट मूव करने लगती है। तो नीडल का वाइब्रेट करना कहलाता है डिफ्लेक्शन। मतलब ये डिफ्लेक्ट होने लगती है। स्विच करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए इसमें हम एक स्विच लगा देते हैं। ये स्विच है। तो जैसे हम करंट को ऑन करने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। मान लेते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में करंट जा रहा है वो है स्मॉल आई, और जैसे ये करंट पहुंचता है ब्रिज के रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर 3 वायर जुड़े हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड 2 लॉज दिए जिन्हें कहते हैं किरचॉफ लॉ, जिसमें से पहला लॉ है जंक्शन लॉ और दूसरा लॉ है लूप लॉ या मेश लॉ। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी सर्किट में कोई जंक्शन होता है तो जंक्शन पर आने वाले करंट का सम जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। इसे कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। जबकि अगर बात करें सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ किसी सर्किट के किसी सेक्शन में अप्लाई करते हैं। किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी सर्किट के किसी सेक्शन में सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो किसी सर्किट के किसी सेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओम्स लॉ से होता है V इक्वल आई आर। आई और आर में आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। मतलब किसी सर्किट के किसी सेक्शन में करंट आई और रेजिस्टेंस आर के प्रोडक्ट का जो सम होता है उसी सेक्शन के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। इसे कहते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो इस टॉपिक में ये दोनों अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे इस जंक्शन पर। जंक्शन पर जो करंट आ रहा है वो है स्मॉल आई। तो जैसे जंक्शन पर करंट आता है तो जंक्शन पर जो है 2 वायर जुड़े हैं, तो ये करंट इन दोनों वायर में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं ऊपर वाले वायर में जो करंट जाएगा वो है I1 और नीचे वाले रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो है I2। जैसे ही करंट I1
आगे की ओर मूव करता है तो उसे फिर से एक जंक्शन मिलता है, और इस जंक्शन के नीचे की तरफ जुड़ा है गैल्वेनोमीटर जिसमें करंट जाएगा, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो जाने वाला करंट है वो है IG, और इस गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस है कैपिटल G। इसके रेजिस्टेंस को हमने G से डिनोट कर दिया है, क्योंकि हर एक वो डिवाइस या हर एक कंडक्टर या हर एक सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो होता है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो इसके रेजिस्टेंस को हम कैपिटल G मान लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ इस जंक्शन पर जो आने वाला करंट था वो था I1 में से IG इधर चला गया, तो इस साइड जो जाएगा I1 में से IG को माइनस करने पर जो आएगा वो जाएगा I1 माइनस IG। ऊपर से जो करंट आ रहा है वो है IG, और इस साइड से जो करंट आ रहा है I2। IG और I2 यहाँ इस जंक्शन में मिलते हैं, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों करंट कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर करंट आ रहा है I2 और ऊपर से आ रहा है IG, तो अब इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। ऊपर से आ रहा है I1 माइनस IG, और नीचे से आ रहा है I2 प्लस IG, और ये दोनों करंट यहाँ जैसे इस जंक्शन पर पहुंचते हैं तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो I1 माइनस IG और I2 प्लस IG को अगर हम कंबाइन करते हैं तो IG से IG कैंसिल की भी प्लस माइनस है, I1 I2 ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2। और I1 I2 वो करंट थे जो I के डिवाइड होने पर बने थे, तो वापस मिलकर ये फिर से क्या बनाएंगे, I1 प्लस I2 मीन्स I बना लेंगे इक्वल I। अब ये I करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। इस तरह से सर्किट में कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहेगा। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है, मीन्स सर्किट में करंट आ रहा है, तो अब इस करंट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो वेस्ट होता रहेगा। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके गैल्वेनोमीटर में आने वाले करंट को जीरो कर देंगे। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आ जाएगा, जीरो होगा, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो तो इसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। फॉर नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर में आने वाला जो करंट होता है IG उसको जीरो कर देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आगे, क्योंकि हमें जो है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसमें P और Q जो रेजिस्टेंस है, P एंड Q, ये तो नॉन रेजिस्टेंस है, मतलब इनकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। R एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ये भी हम इसको नॉन कह सकते हैं। नॉन तो नहीं होता, वेरिएबल होता है, लेकिन चेंज करने के बाद जो होता है उसको वो हमें पता रहता है, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसमें S जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो अब ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज में जो है दो सेक्शन बन गए। गैल्वेनोमीटर ने इस ब्रिज को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले वाले सेक्शन को में हम एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लूप हम दूसरे वाले सेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं लूप 1, इसको मान लेते हैं लूप 2। तो अब हम लूप 1 में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो हम लूप 1 में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, लूप 1। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी सर्किट के किसी लूप में या किसी सेक्शन में फ्लो होने वाले करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का जो अलजेब्रिक सम होता है उसी सेक्शन के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। तो पहला जो सेक्शन है इसमें जो है तीन अलग अलग साइड्स हैं, तीन अलग अलग एडजेस हैं इसकी, जिसमें पहली जो एडजेस है उसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, दूसरी में IG और तीसरी में I2। तो हमने लूप को इस तरह से अप्लाई किया है, तो लूप को हमने इस तरह से रोटेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ जब हम लूप बनाते हैं तो लूप की डायरेक्शन में जो करंट होता है और उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कोई करंट जो है लूप की अपोजिट डायरेक्शन में होता आ रहा है तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे निगेटिव ले लेते हैं। तो क्योंकि हमने लूप को इस तरह से बनाया है तो ये वाला जो करंट है ये तो लूप की डायरेक्शन में है, तो I1 और जो रेजिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस होगा। ठीक उसी तरह से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमें दूसरा करंट मिलता है IG जो कि डायरेक्शन में है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल G। तो I1 इंटू कैपिटल G ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम जैसे ही नीचे की तरफ वापस लौटेंगे लूप में तो जो करंट I2 है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हम ऐसे करके घूम रहे हैं, लूप इस तरह से रोटेट हो रहा है, लेकिन करंट जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो I2 इंटू R क्या हो जाएगा, निगेटिव।
माइनस आई टू इंटू आर इक्वल, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। अब रही बात इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो क्योंकि इस सेक्शन में कोई सेल नहीं है तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे ही छोड़ देंगे। जैसे हमने लूप 1 में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई किया, उसी तरह से हम लूप 2 में भी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लूप 2, तो लूप 2 में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने पर हमने लूप जो बनाया वो इस तरह से रोटेट किया है। तो जब हम इस तरह से लूप को रोटेट कर रहे हैं तो I1 माइनस IG जो है लूप के रोटेट होने की डायरेक्शन में है, तो इसका और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। I1 माइनस IG इंटू कैपिटल G जो होगा ये आ जाएगा निगेटिव, सॉरी कैपिटल Q, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लूप जो है तो करंट की डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे हम इस वाली साइड में आते हैं तो ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा लूप इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो I2 प्लस IG इंटू एस जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस I2 प्लस IG इंटू एस जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो जब हम इस वाली साइड में पहुंचते हैं तो जो करंट IG आ रहा है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो IG इंटू जी जो होगा ये भी निगेटिव होगा, माइनस IG इंटू जी ये भी निगेटिव होगा। और ये जो प्रोडक्ट का सम है ये इसी सेक्शन के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि इस सेक्शन में भी कोई सेल नहीं लगा है तो इसका भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 होगा, और इसको भी मान लेंगे इक्वेशन 2। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन में है तो करंट IG कितना है 0, तो फॉर नल डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट IG होता है वो क्या होता है 0। तो हम एक एक करके फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में जहां जहां IG है वहां पर 0 अप्लाई करेंगे। IG जो है यहाँ पर था, ये जो था ये IG था, तो इसको हम IG राइट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में IG के प्लेस पर 0 राइट करेंगे तो I1P, यहाँ पर IG की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस I1R इक्वल 0, 0 को छोड़ेंगे तो I1P माइनस I1R, इधर अगर प्लस I1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा I1R, सॉरी I2R, ये I2R है तो ये I2R हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा I2R। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में किरचॉफ सॉरी नल डिफ्लेक्शन के लिए करंट IG की वैल्यू 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर करंट IG 0 हो जाएगा तो I1 इंटू Q बचेगा, I1 माइनस जो करंट IG है वो 0 हो जाएगा तो इंटू में आ जाएगा Q, माइनस साइन I2 प्लस IG में IG की वैल्यू 0 लगाएंगे तो I2 प्लस 0 हो जाएगा, I2 प्लस 0 इंटू एस, और यहाँ पर IG की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 0 इक्वल 0। तो ये वाला करंट 0 तो ये I1Q बचेगा, ये वाला करंट 0 तो ये I2S बचेगा, ये प्लस I1Q बचेगा, ये माइनस I2S बचेगा, माइनस I2S उधर जाएगा, प्लस I2S हो जाएगा, तो I1Q इक्वल हो जाएगा I2S। इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। इसके बाद इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 3 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 4। तो जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से डिवाइड करते हैं, तो इसका लेफ्ट है I1P और इसका लेफ्ट है I1Q, इसका राइट है I2R और इसका जो राइट है वो है I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो ये बचेगा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, तो P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। तो नल डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में नॉन रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो वेरिएबल और अननोन रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, इसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, मतलब ये कहलाती है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब नल डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में नॉन रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, ये कहलाती है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। अब हम इससे अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम इसे S सेपरेट कर लेंगे, S को इधर लाएंगे तो Q मल्टीप्लाई में जाएगा, P अपॉन में आ जाएगा, तो S इक्वल हो जाएगा R इंटू Q अपॉन P। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस S फाइंड कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन डिवाइस जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ S इक्वल RQ अपॉन P करके।